पहले से ही बुरी तरह से जूझ रहे रेड स्कल को लगा कि उसका दिमाग और भी तेजी से घूम रहा है। विस्फोट से हुए अत्यधिक रक्तस्राव और तीव्र चक्करों के कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने अपने आप को चारों हाथों पैरों के बल टिकाया। उसका भयानक खून से लथपथ खोपड़ी जैसा चेहरा उसके सामने खड़े व्यक्ति को घृणा से घूर रहा था। इस व्यक्ति ने उसे मारने के लिए जाल बिछाया था और वे इसमें सफल होने ही वाले थे। इस एक नज़र से रेड स्कल बुरी तरह चौंक गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहने हुए था, काली फौजी वर्दी, ट्रेंच कोट, ऊंचे चमड़े के जूते। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसका चेहरा भी हूबहू उसके पुराने रूप जैसा था। रेड स्कल को तुरंत एहसास हो गया कि यह व्यक्ति उसे मारना चाहता है और उसकी जगह लेना चाहता है। दुर्भाग्यवश भले ही वह समझ गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आकाश रेड स्कल के वेश में ने अपनी कलाई झटक कर दो और उड़ते हुए खंजर फेंके। आकाश ने इसकी योजना बहुत पहले से बना रखी थी, भला वह उसे पासा पलटने का मौका कैसे दे सकता था। रेड स्कल की हालत बहुत खराब थी। तेजी से उसकी ओर आते हुए उड़ते हुए खंजरों का सामना करते हुए उसने बचने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आने से उसका दिमाग चकरा गया। उसकी हरकतें सुस्त पड़ गईं और दोनों उड़ते हुए खंजर तुरंत उसकी आंखों में जा घुसे। 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड लगभग आधे अंदर तक धंस गए और सीधे उसके दिमाग में जा लगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक अभी अभी प्रकट हुआ था और कुछ शब्द बोलने से पहले ही आकाश ने उसे बड़ी आसानी से मार डाला। सच तो यह है कि रेड स्कल कमजोर नहीं था, बल्कि आकाश ने साजिश की जानकारी और एक अनजान दुश्मन के खिलाफ सावधानीपूर्वक गणना का इस्तेमाल करते हुए एक घातक जाल बिछाया था। शमित ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस एकांत गिरजाघर में, जहां उन्होंने छिपे हुए ब्रह्मांडीय घन को खोजने के लिए इतना प्रयास किया था, उनके लिए एक बम का जाल बिछाया जाएगा। फिर भी इससे उनकी तुरंत मृत्यु नहीं हुई। आकाश ने उनकी गंभीर चोट का फायदा उठाते हुए पूरी ताकत से वार किया और उड़ते हुए खंजर के 2 वार करके उन्हें अंततः समाप्त कर दिया। गहरी अनिच्छा और आक्रोश के साथ रेड स्कल का शरीर जोर से जमीन पर गिरा, जिससे धूल का गुबार उठ गया। एक महान शासक का युग यही समाप्त हुआ। अब आकाश उसकी जगह भविष्य लिखेगा। जब से आकाश ने अखबारों में छपे हॉवर्ड स्टॉक को फिल्मों के किरदार से हूबहू मिलते जुलते पाया, तब से उसने बेखौफ होकर यह अनुमान लगाया कि अन्य प्रमुख किरदार भी वैसे ही होंगे। कहानी को भलीभांति जानते हुए आकाश के मन में ये साहसिक विचार आया, रेड स्कल को मार डालो और उसकी जगह खुद ले लो। आकाश ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। अपनी याददाश्त के आधार पर रेखाचित्रों से बने कपड़े, जर्मन भाषा सीखना, आवाज की नकल करना और मुखौटे बनाना। दिखने में मामूली अंतर होने पर भी आकाश बैकअप के तौर पर रखे रेड स्कल मुखौटे को पहन सकता था। अभी उस थोड़े समय के दौरान आकाश ऊपर छिपकर चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उसने शमित की आवाज़ और लहजे को अच्छी तरह समझ लिया था। किसने सोचा होगा कि जिस नेता की वे भगवान की तरह पूजा करते थे, उसे इतनी जल्दी मार दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरा नेता आ जाएगा। तुलनात्मक रूप से वे उसके खोपड़ी जैसे चेहरे पर आसानी से विश्वास कर लेते। रेड स्कल के शव को अपने भंडारण स्थान में रखने के बाद आकाश ने एक बार फिर जांच की। चर्च के अंदर मौजूद सभी लोग मर चुके थे। किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा कि अभी अभी क्या हुआ था। जैसे जैसे विस्फोट से उठा धुआं धीरे धीरे छटा, हाइड्रा सैनिकों का एक समूह तेजी से अंदर घुस आया। आकाश को केंद्र में खड़ा देखकर वे सभी तुरंत सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और सलाम किया। किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ था। रेड स्कल का हाइड्रा में बहुत रुतबा और अधिकार था। अगर वह नहीं बोलता तो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें बस आदेशों का पालन करना था। आकाश ने संतुष्टि से सिर हिलाया। शमित ने हाइड्रा को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था, जिससे उसे बहुत सारी परेशानियों से बचा लिया गया। सैनिकों की अनदेखी करते हुए आकाश ने गिरजाघर का जायजा लेने के लिए मुड़ा। भीषण विस्फोट ने उस जगह को खंडहर में बदल दिया था और दीवारों पर बने भित्तिचित्र टूटकर बिखर गए थे। सीरम से ताकतवर बने रेड स्कल को मार न पाने के डर से आकाश ने कुछ दिन पहले पास के जर्मन सेना शिविर से चुराए गए सारे विस्फोटक ताबूत में रख दिए थे। आकाश की सावधानी सही साबित हुई। इतने भीषण विस्फोट में उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं और वह आकाश के उड़ते हुए खंजर से बच निकला। उसे मानना पड़ा कि सीरम से मिली शारीरिक शक्ति वाकई बहुत जबरदस्त थी। अब आकाश को सीरम का और भी ज्यादा इंतजार था। विश्व वृक्ष के भित्तिचित्र के पास आकर आकाश ने देखा कि विशालकाय सर्प निधोक जड़ों पर कुंडली मारकर बैठा है। उसने उसकी आंख दबाई और क्लिक की आवाज के साथ एक लकड़ी का बक्सा बाहर निकल आया। आकाश ने धीरे से डिब्बा खोला और उसके अंदर से एक चमकदार नीली रोशनी निकली। डिब्बे के अंदर एक नीला घन पड़ा था, जो चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का स्रोत था। घन का आंतरिक भाग दीप्तिमान था, मानो उसके भीतर अनंत तारों का आकाश समाया हो। ये सुंदर और भव्य था, फिर भी इसमें अनंत रहस्य छिपे प्रतीत होते थे, जो मन को अपनी ओर खींचते थे और नजरें हटाना संभव बना देते थे। ये ब्रह्मांडीय घन था, जिसमें अनंत ऊर्जा और अंतरिक्ष की शक्ति समाहित थी। आकाश सदमे से बाहर आया। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना फिल्मों में देखने से कहीं अधिक अद्भुत था। ये सचमुच पौराणिक कथाओं के देवताओं का खजाना था। बॉक्स को एक तरफ रखते हुए आकाश बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसकी नज़र चांदी की रोशनी की एक चमक पर पड़ी। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो कोने में एक पत्थर के खंभे में गहराई से धसी हुई एक चमकदार चांदी की लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार की नोक खंभे को भेदकर पीछे से बाहर निकली हुई थी, जो आग की रोशनी में चांदी की चमक बिखेर रही थी। स्तंभ की ओर चलते हुए आकाश ने तलवार की मूठ को पकड़ा और जोर से खींचा। शिंक की आवाज के साथ उसने तलवार को पत्थर से बाहर निकाल लिया। तलवार की धार हवा में गूंज उठी, एक तेज और देर तक गूंजने वाली ध्वनि। अगर आकाश को सही याद है तो यह तलवार ताबूत में दबी हुई राजा की तलवार होनी चाहिए। हालांकि विस्फोट के दौरान इसकी जंग लगी बाहरी परत उतर गई, जिससे इसका असली रूप सामने आ गया, एक चमकदार और धारदार कीमती तलवार। यह एक दोधारी तलवार थी जिसकी ब्लेड की लंबाई लगभग 1 मीटर और मूठ 20 सेंटीमीटर से अधिक थी। इसमें एक क्रॉसगार्ड और एक गोलाकार नक्काशीदार पोमेल था। ब्लेड मोटी और तेज थी, जो किसी अज्ञात पदार्थ से बनी थी।
यह एक साधारण दोधारी तलवार से कहीं अधिक भारी थी, लेकिन आकाश के हाथ में ये बहुत आरामदायक महसूस हो रही थी। आकाश ने एक हाथ से तलवार को पत्थर के खंभे पर चलाया। चांदी की पतली धार ने धूसर पत्थर को आसानी से चीर दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि राजा की यह तलवार कोई साधारण दफन वस्तु नहीं थी, इसका उद्गम निश्चित रूप से असाधारण था। समय मिलने पर उसे इसका ठीक से अध्ययन करना होगा। रेड स्कल को सफलतापूर्वक हटाकर और कॉस्मिक क्यूब प्राप्त करने के साथ साथ एक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने के बाद आकाश संतुष्टि के साथ खंडहर हो चुके चर्च से बाहर निकल गया। अपने सामने खड़े विशाल युद्ध टैंक को देखकर, जो किसी इस्पात के किले की तरह लग रहा था, आकाश हाइड्रा की तकनीकी क्षमता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हाइड्रा का तकनीकी स्तर इस युग से कहीं आगे था। कई मामलों में आधुनिक युग के लिए भी उस स्तर तक पहुंचना मुश्किल होता, लेकिन अब ये सब उसका होगा। पहले आकाश ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी क्षमताओं को निखारने पर केंद्रित कर दी थी और शक्ति और प्रभाव की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया था। चेंजिंग डे के गंभीर रूप से घायल होने के बाद ही आकाश को होश आया। अपनी ताकत ही आधार है, ये सच है, लेकिन अपनी मर्जी से सब कुछ करने और सबको रोकने की क्षमता हासिल करने से पहले शक्ति और प्रभाव ही लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायक होते हैं। यदि उस समय आकाश के पास कुछ शक्ति होती तो विकास ने वह करने का साहस कैसे किया होता। इस प्रकार अपनी खुद की शक्ति बनाने का विचार आकाश के दिल में काफी समय से घर कर चुका था। यही मुख्य कारण था कि आकाश ने रेड स्कल को बदलने का विचार बनाया था। हाइड्रा पर नियंत्रण हासिल करना उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा, चाहे वह उसकी आगामी योजनाओं के लिए हो या वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद अपनी शक्ति का निर्माण करने के लिए। अध्याय 7 हाइड्रा बेस। अपने विचारों को वापस लेते हुए आकाश रेड स्कल के वाहन के सामने आ पहुंचा। ये हाइड्रा की अत्याधुनिक ब्लैक तकनीक से निर्मित 6 पहियों वाली ऑफ रोड स्पोर्ट्स कार थी। इसका गहरा काला बाहरी रंग भारी और प्रभावशाली था, जबकि इसकी लंबी सुव्यवस्थित बॉडी में अपार शक्ति और अद्भुत गति समाहित थी। मजबूत चेसिस और 6 पहिया ड्राइव ने इसे शानदार ऑफ रोड क्षमताएं प्रदान की। कार का दरवाजा खोलकर आकाश पिछली सीट पर बैठ गया। उसके हाथ में कॉस्मिक क्यूब वाला लकड़ी का बक्सा और उसकी तलवार थी। तुम सिपाही, क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? आकाश ने पास में तैनात एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए पूछा। चुने हुए सिपाही ने कट्टरता से भरी निगाहों से आकाश को देखा। स्पष्ट था कि वह भी रेड स्कल के बहकावे में आ गया था। आकाश का सवाल सुनकर वह उत्तेजित होकर चिल्लाया, जी महाराज। आकाश ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तो आप गाड़ी चलाए, बेस पर वापस जाए। आकाश, जिसे रास्ते का पता नहीं था, हाइड्रा सैनिक द्वारा हाइड्रा नॉर्वे बेस की ओर वापस ले जाते समय पिछली सीट पर आराम से बैठा रहा। हाइड्रा नॉर्वे का अड्डा स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। इलाका दुर्गम था, जिससे इसकी रक्षा करना आसान और इस पर हमला करना मुश्किल था। पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कार घने जंगल में छिपी एक गुप्त सड़क से गुजरी और बेस पर लौट आए। कार बेस भवन के सामने रुक गई। आकाश ने सैनिक को लकड़ी का बक्सा सौंप दिया और अपनी तलवार लेकर कार से बाहर निकल गया। इसे मेरे कार्यालय में पहुंचा दें। आगे आगे चल रहे हाइड्रा सैनिक का पीछा करते हुए आकाश शमिट के कार्यालय में लौट आया। उसने सैनिक को बॉक्स को मेज पर रखने का इशारा किया और उसे लाने वाले हाइड्रा सैनिक को ध्यान से देखा। वह सुनहरे बालों, नीली आंखों और लंबे चौड़े कद काठी वाला एक विशिष्ट जर्मन युवक था। उसके युवा चेहरे पर श्रद्धा और कट्टरता झलक रही थी। अपने प्रिय नेता रेड स्कल के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना और उनके आदेशों का पालन करना उसके लिए अतुलनीय सम्मान और गर्व का स्रोत था। अपना नाम बताओ सैनिक, आकाश ने रेड स्कल की धीमी आवाज में पूछा। अमन राजपूत महोदय, युवा सैनिक ने ऊंची आवाज में और उत्साह से उत्तर दिया। नेता द्वारा उसका नाम पूछा जाना उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। बहुत खूब जॉन, अब से तुम मेरे रक्षक हो। आकाश को इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए किसी को गाड़ी चलाने और रास्ता दिखाने के लिए साथ रखना ज्यादा सुविधाजनक होता। आकाश के अवलोकन के अनुसार सिपाही जॉन एक सच्चा सिपाही था जो केवल आदेशों का पालन करना जानता था और रेड स्कल की कट्टर भक्त थी। अगर आकाश कोई असामान्य हरकत भी करता तो उस पर शक नहीं होता। उत्तेजित सैनिक जॉन को विदा करने के बाद आकाश ने शमिट के कार्यालय में रखे दस्तावेजों को एक एक करके पलटना शुरू कर दिया। काफी सोच विचार और गहन पड़ताल के बाद खासकर सैनिक जॉन के अटूट विश्वास और सहयोग से आकाश ने अड्डे की स्थिति को लगभग समझ लिया था। अब वह अंधेरे में नहीं था और हाइड्रा की असली ताकत उसके सामने पूरी तरह से उजागर हो गई थी। नाजियों के अधीन एक गुप्त वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के रूप में हाइड्रा का विकास महत्वाकांक्षी शमिट के नेतृत्व में कई वर्षों तक हुआ था। ये लंबे समय से महज एक अनुसंधान संगठन से कहीं अधिक बन चुका था। यूरोप के विभिन्न देशों में फैले मुख्य अनुसंधान विभागों और गुप्त ठिकानों के अलावा हाइड्रा के पास एक विशाल खुफिया प्रणाली और एक शक्तिशाली मशीनीकृत सेना भी थी। आंतरिक रूप से हाइड्रा वास्तव में एक धर्म की तरह था। हर फैसला सिर्फ रेड स्कल द्वारा लिया जाता था और किसी की भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं होती थी। ये विभिन्न अड्डे मुख्य रूप से बख्तरबंद वाहनों, टैंकों और विमानों जैसे युद्ध हथियारों के उत्पादन और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के रूप में कार्य करते थे, जिनमें से सभी को बड़ी संख्या में मशीनीकृत सैनिकों के साथ तैनात किया गया था। हाइड्रा द्वारा निर्मित हथियारों की तकनीक संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थी। इसके अलावा सैनिक अपने विश्वासों में दृढ़ थे और मृत्यु से भयभीत नहीं थे, जिससे हाइड्रा बलों की युद्ध क्षमता अत्यंत शक्तिशाली हो जाती थी। इसके बावजूद मूल कथानक के अनुसार कैप्टन अमेरिका के नेतृत्व में हाउलिंग कमांडो के हमले में हाइड्रा के यूरोप स्थित कई ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इससे सुपर सोल्जर सीरम की शक्ति का पता चलता है, जिसने व्यक्तिगत युद्ध क्षमता को सेना से ऊपर रखा। और कैप्टन अमेरिका के बिना भी मित्र राष्ट्र हाइड्रा को कभी नहीं जाने देंगे, फर्क सिर्फ चुकाई जाने वाली कीमत का होगा। आकाश का इरादा हाइड्रा को पूरी दुनिया के साथ सीधे टकराव में ले जाने का नहीं था। वह न तो रेड स्कल था, न ही हिटलर। दुनिया पर राज करने की उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी।
इसके अलावा हाइड्रा की ताकत पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं थी। आकाश इतना पागल नहीं था कि रेड स्कल की तरह दुनिया भर के शहरों को उड़ाने की कोशिश करे। वह यहाँ महज एक राहगीर था। उसने जो कुछ भी किया वह केवल अपनी ताकत बढ़ाने, वास्तविक दुनिया के संकट से निपटने और वहाँ अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए किया। कई विश्व शक्तियों के संयुक्त प्रयासों के कारण हिटलर की हार निश्चित थी और हाइड्रा को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा और छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। चूंकि आकाश ने सीधे युद्ध करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी कुछ और योजनाएं थीं। बेस कंट्रोल सेंटर में आकाश ने दीवार पर टंगे नॉर्वे के नक्शे को ध्यान से देखा। नॉर्वे यूरोप के सबसे उत्तरी छोर पर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण तक लंबा और संकरा है और इसकी तटरेखा लंबी और घुमावदार है। अपनी उत्कृष्ट भौगोलिक स्थिति के बावजूद नॉर्वे की राष्ट्रीय शक्ति कमजोर थी, आंतरिक स्थिति सरल थी और इसकी जनसंख्या 3 मिलियन से कम थी। हाइड्रा की ताकत से वह आसानी से पूरे देश को पर्दे के पीछे से नियंत्रित कर सकता था। स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला नॉर्वे की पूरी लंबाई में फैली हुई है, जिसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी ढलान वाली हैं और कुछ क्षेत्रों में ग्लेशियर मौजूद हैं। पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं बेहद खड़ी हैं और तट तक फैली हुई हैं और अटलांटिक महासागर से जुड़े कई फियोर्ड छिपे हुए हैं और उन्हें ढूंढना मुश्किल है। यह एक आधार स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान था। आकाश ने हाइड्रा के मौजूदा ठिकानों में से आधे से अधिक को छोड़ने और अपनी सेनाओं को समेकित करने की योजना बनाई, जिसमें केवल 3 सबसे गुप्त और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों को ही बरकरार रखा गया, जिनमें आल्प्स मुख्यालय भी शामिल था। उन्होंने अटलांटिक महासागर से जुड़ा एक और भी अधिक गुप्त और विशाल भूमिगत अड्डा बनाने की भी योजना बनाई। जर्मनी की पराजय के साथ यूरोप में हाइड्रा के कई ठिकाने देर सवेर खतरे में पड़ जाते। मित्र देशों की सेनाओं द्वारा उन्हें नष्ट किए जाने की तुलना में अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उन्हें पहले ही छोड़ देना बेहतर था। हालांकि नॉर्वे का मौजूदा सैन्य अड्डा पहाड़ों में बनाया गया था, लेकिन ये दक्षिण पूर्व के पास था, समुद्र के किनारे नहीं। इसमें पर्याप्त रणनीतिक गहराई का अभाव था और यह ठीक से छिपा हुआ भी नहीं था। घटनास्थल पर जांच के लिए लोगों को भेजने के बाद आकाश ने पश्चिमी तट के पास पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में 1800 मीटर से अधिक ऊंची एक खड़ी चोटी को चुना। पूर्व में बर्फ और हिम से ढके ऊंचे नीचे पहाड़ थे और पश्चिम में ऊंची चट्टानें और गहरी खाइयां थीं। बेस पूरी तरह से पहाड़ के भीतरी हिस्से में बनाया जाएगा और सैकड़ों मीटर मोटी पर्वतीय संरचना का उपयोग इसे छिपाने और सुरक्षित रखने के लिए किया जाएगा। खायों में चट्टानों के नीचे छिपे पनडुब्बी और जहाज चैनलों और पर्वतीय दीवारों में छिपे विमान मार्गों के अलावा कर्मियों और आपूर्ति की आवाजाही के लिए दूर स्थित गुप्त स्थानों को जोड़ने वाले कई गुप्त मार्ग भी होंगे जो दर्जनों मीटर जमीन के नीचे दबे होंगे। यह अति गुप्त अड्डा हाइड्रा का नया मुख्यालय होगा, जिसमें संगठन के मुख्य विभाग और उसकी अधिकांश सैन्य शक्ति मौजूद होगी। इसका आकार अन्य अड्डों से कहीं अधिक होगा और पूरी परियोजना विशाल होगी। जगह का चयन हो जाने के बाद बड़ी मात्रा में संसाधन और उपकरण जुटाए जाने लगे। सक्षम कर्मियों के एक बड़े समूह का चयन किया गया और उन्हें गुप्त रूप से उत्तरी पहाड़ों के भीतर भेजा गया। अति गुप्त अड्डे का निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा था। इस समय आकाश बेस कंट्रोल सेंटर में डॉक्टर अर्नम जोला से मिल रहे थे। जोला हाइड्रा के मुख्य वैज्ञानिक, जीव विज्ञान और यांत्रिकी के विशेषज्ञ और शमिट के खास आदमी थे। जाहिर है अब वे आकाश के अधीन थे। क्या सारा उपकरण यहाँ पहुंचा दिया गया है डॉक्टर जोला? आकाश ने डेस्क के पीछे बैठे हुए ठंडे स्वर में पूछा। ब्रह्मांडीय घन के अध्ययन के लिए सभी उपकरण आ चुके हैं और बाकी जल्द ही पहुंचा दिए जाएंगे। डॉक्टर जोला कमरे के बीच में खड़े थे, थोड़ा असमंजस में। उन्हें लगा कि कुछ समय तक उनसे न मिलने के बाद ब्रह्मांडीय घन की खोज में निकले शमिट और भी रहस्यमय हो गए हैं। तो फिर अपना शोध शुरू कीजिए। मुझे उम्मीद है कि परिणाम जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाए। आकाश की धीमी ठंडी आवाज डॉक्टर जोला के कानों तक पहुंची, जिससे उन्हें हल्की सी सिहरन हुई। जी हाँ, मैं अभी चलता हूँ डॉक्टर, जोला ने मुड़ने और जाने की तैयारी करते हुए कहा। तुम ये भूल गए, आकाश ने मेज पर रखे बक्से को आगे धकेलते हुए ठंडी आवाज में कहा, हालांकि वह अंदर से थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कहीं वह जरूरत से ज्यादा ही प्रतिक्रिया तो नहीं दे रहा है। डॉक्टर जोला उसके सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शिष्य थे और वह इतना बहादुर नहीं था। अगर वह बुरी तरह डर जाता तो अच्छा नहीं होता। आकाश ने कॉस्मिक क्यूब को अपने भंडारण स्थान में रखने की कोशिश की, लेकिन पाया कि इसे रखा ही नहीं जा सकता। संभवतः इसका कारण यह था कि इसमें इतनी शक्तिशाली स्थानिक ऊर्जा थी जो भंडारण स्थान की क्षमता से कहीं अधिक थी। आगे का शोध केवल डॉक्टर जोला पर ही छोड़ा जा सकता था। मूल कथानक में उन्होंने सफलतापूर्वक कॉस्मिक क्यूब की ऊर्जा को परिवर्तित किया और ऊर्जा हथियार विकसित किए। डॉक्टर जोला के बक्सा लेकर चले जाने के बाद आकाश ने मेज पर रखा एक दस्तावेज उठाया। उस पर लिखा था सुपर सोल्जर प्रोग्राम। आकाश को इस समय सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी, क्योंकि यह वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद उसकी सुरक्षा से संबंधित थी। अध्याय 8, ब्रुकलिन में चीनी मार्शल आर्ट स्कूल। इस दौरान आकाश ने हाइड्रा बेस में मौजूद उपकरणों का उपयोग करके अपनी विभिन्न क्षमताओं का परीक्षण किया। पिछले विमान दुर्घटना के दौरान संभावित विस्फोट के बाद आकाश की शारीरिक क्षमता में फिर से सुधार हुआ था, जो मानव क्षमता की सीमा के करीब पहुंच गई थी। उनकी ताकत 500 किलोग्राम थी। वे 100 मीटर की दूरी 9.1 सेकंड में तय कर लेते थे और इस गति को लंबे समय तक बनाए रख सकते थे। उनकी विस्फोटक गति थोड़े समय में ही 19 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती थी। बिना दौड़े भी वे 3 मीटर ऊंचा और 6 मीटर दूर तक कूद सकते थे। उनकी हड्डियों की मजबूती और ठीक होने की गति एक सामान्य व्यक्ति से 4 गुना अधिक थी। प्रतिक्रिया की गति के मामले में आकाश गोलियों की दिशा भी देख सकता था। हालांकि उसका शरीर गोलियों से पूरी तरह नहीं बच सकता था, फिर भी वह महत्वपूर्ण अंगों को चोट लगने से बचाने में कामयाब रहा।
हालांकि आकाश की क्षमताएं मानवीय सीमाओं से परे नहीं थीं, लेकिन उनकी सभी क्षमताओं के मानवीय सीमाओं तक पहुंचने के बाद प्रदर्शित समग्र शक्ति आश्चर्यजनक थी। अपार शक्ति और तीव्र गति से युक्त आकाश की विस्फोटक शक्ति कल्पना से परे थी। उनकी असाधारण रूप से मजबूत हड्डियां और शारीरिक शक्ति ने यह सुनिश्चित किया कि आकाश अपने शरीर की सहनशीलता की चिंता किए बिना अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकें। आकाश की वर्तमान शक्ति के हिसाब से सुपर सोल्जर सीरम से शक्ति बढ़ाने के बाद वह कैप्टन अमेरिका से थोड़ा ही कमजोर था। सैद्धांतिक रूप से यह एक सामान्य विमान दुर्घटना से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। फिल्म में कैप्टन अमेरिका आर्कटिक ग्लेशियरों में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी बच गया था, लेकिन आकाश अब भी बहुत असंतुष्ट था। फिल्म में विमान दुर्घटना बर्फ पर फिसलते हुए आपातकालीन लैंडिंग थी और पूरा ढांचा सही सलामत था। हालांकि आकाश को जिस स्थिति का सामना करना पड़ा वह कहीं अधिक खतरनाक थी। विमान समुद्र की लहरों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और पूरी तरह से बिखर गया था और अभी भी समुद्र पर तेज गति से लुढ़क रहा था। आकाश को और भी गंभीर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए सुपर सोल्जर सीरम ही वह चीज थी जिसकी आकाश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। मूल कथानक के अनुसार जब अमेरिका के उच्च अधिकारियों के बीच छिपा हुआ हाइड्रा का एजेंट सुपर सोल्जर सीरम लेकर भाग रहा था तो उसे कैप्टन अमेरिका ने रोक लिया, जिसने हाल ही में अपना शक्ति संवर्धन पूरा किया था। ऑपरेशन विफल रहा, वह सुपर सोल्जर सीरम को सफलतापूर्वक वापस नहीं ला सका और सुपर सोल्जर सीरम के आविष्कारक डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन की हत्या के बाद सुपर सोल्जर सीरम का उत्पादन बंद हो गया और कैप्टन अमेरिका एकमात्र सुपर सोल्जर बन गया। संगठनात्मक समायोजन और कर्मियों की तैनाती की इस अवधि के बाद हाइड्रा पर मूल रूप से आकाश का नियंत्रण हो गया था और सभी निर्माण और अनुसंधान सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। महत्वपूर्ण सुपर सोल्जर सीरम प्राप्त करने के लिए और दीर्घकालिक योजनाओं के लिए आकाश ने व्यक्तिगत रूप से बाहर जाने का फैसला किया। हालांकि यह विदाई छोटी नहीं थी। हाइड्रा में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आकाश ने हाइड्रा पर अपना नियंत्रण मजबूत करने में कई महीने बिताए। कई असंतुष्ट लोगों को चुपके से हटा दिया गया और जिन लोगों का रुख डगमगा रहा था उन्हें यूरोप में विभिन्न ठिकानों पर भेज दिया गया जिन्हें छोड़ने की तैयारी थी। बेशक आकाश के अलावा किसी को नहीं पता था कि यूरोप भर में फैले ये ठिकाने वास्तव में छोड़ दिए जाएंगे। नॉर्वे में बचे हुए लोग रेड स्कल के कट्टर प्रशंसक थे जो उसकी अंधभक्ति से पूजा करते थे। जब आकाश ने अपनी क्षमताओं का परीक्षण किया तो पहरा दे रहे सैनिक ने आकाश की अलौकिक शक्तियों को अपनी आंखों से देखा। आकाश को महसूस हुआ कि उसके बाद उसे देख रहे हाइड्रा सैनिकों के समूह की निगाहें और भी अधिक कट्टर हो गईं। कभी कभी तो आकाश को यह अजीब सा एहसास भी होता था कि वह एक देवता है। इस समय आकाश के शुद्धिकरण और पुनर्गठन के तहत हाइड्रा पूरी तरह से उसकी पकड़ में था और संपूर्ण हाइड्रा की शक्ति का उपयोग वास्तव में आकाश द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान आकाश भी खाली नहीं बैठा था। हाइड्रा बेस में कई तरह के हथियार और बंदूकें थीं। आकाश ने अपने खाली समय का सदुपयोग निशानेबाजी का अभ्यास करने में किया। उसने पिस्तौल, असॉल्ट राइफल और स्नाइपर राइफल का अभ्यास किया। आकाश की सीखने की क्षमता और अवलोकन एवं नियंत्रण कौशल के कारण निशानेबाजी में उसकी प्रगति बहुत तीव्र थी। कुछ समय के अभ्यास के बाद उसने जल्द ही उन सभी में महारत हासिल कर ली और उसकी निशानेबाजी सेना के निशानेबाजों से कम नहीं थी। आकाश ने पिस्तौल चलाने का अभ्यास करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। नज़दीकी लड़ाई, जटिल युद्ध स्थितियों और घुसपैठ हमलों में जो आकाश को सबसे ज्यादा पसंद थे, पिस्तौल अधिक लचीली और व्यावहारिक साबित हुई। जगह की उपलब्धता के कारण मैगजीन बदलना पल भर का काम था और मारक क्षमता लगभग असीमित थी। न्यूयॉर्क के एक गिरोह से प्राप्त M1911 पिस्तौल आकाश के लिए बेहद सुविधाजनक थी। इसमें जबरदस्त शक्ति और स्थिर प्रदर्शन था। आकाश की निशानेबाजी की बदौलत वह 50 मीटर की प्रभावी सीमा के भीतर चलते फिरते लक्ष्यों के महत्वपूर्ण अंगों को सटीक रूप से भेज सकता था। परिणामस्वरूप उड़ते हुए खंजर के अलावा आकाश के स्थान पर हथियारों और गोला बारूद का ढेर दिखाई दिया। आकाश ने उड़ते हुए खंजर को नीचे नहीं रखा। चुपचाप हत्या करने के मामले में उड़ता हुआ खंजर पिस्तौल से कहीं अधिक उपयोगी था। इतना ही नहीं, केवल उड़ता हुआ खंजर ही नहीं, चाकू, कांटे, चॉपस्टिक, कलम, सिक्के और यहाँ तक कि पेड़ की शाखाएं भी आकाश के हाथों में हत्या के लिए धारदार हथियार बन सकती थीं। शक्ति में वृद्धि के साथ मूल उड़ने वाला खंजर आकाश के लिए थोड़ा हल्का पड़ गया था। अंतरिक्ष के विस्तार के बाद आकार पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आकाश ने विशेष मिश्र धातु से एक नया उड़ने वाला खंजर बनवाया जो 25 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 मिलीमीटर मोटा और 200 ग्राम वजनी था। चाहे इसे फेंका जाए या खंजर की तरह इस्तेमाल किया जाए, यह मूल उड़ने वाले खंजर से कहीं अधिक सुविधाजनक और शक्तिशाली था। नए उड़ने वाले खंजर से संतुष्ट होकर आकाश ने ऐसे 100 और खंजर बनवाए और उन्हें आग्नेयास्त्रों के साथ अंतरिक्ष में रख दिया। आकाश ने पत्थर के ताबूत में रखी लंबी तलवार की जांच के लिए भी लोगों को भेजा। ऐतिहासिक आंकड़ों की गहन छानबीन और तुलनात्मक शोध के बाद खुफिया विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह तलवार संभवतः राजा आथ की पौराणिक तलवार थी। इसकी धार लोहे को मिट्टी की तरह काट देती थी, इसलिए इसे इस्पात तोड़ने वाली तलवार के नाम से भी जाना जाता था। ये नायकों की शक्ति का प्रतीक थी जो प्रभुत्व और विनाश का प्रतिनिधित्व करती थी। किंवदंती के अनुसार राजा आथ की पत्थर में फंसी तलवार युद्ध में टूट गई थी और बाद में जादूगर मलिन की मदद से उन्होंने लेडी ऑफ द लेक से यह कीमती तलवार प्राप्त की। राजा आथ की मृत्यु से पहले उन्होंने राउंड टेबल के शूरवीर बेडीवियर को तलवार को झील में फेंकने का आदेश दिया। बेडीवियर तलवार फेंकने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि उसने तलवार फेंक दी है। राजा आथ के तीसरे आदेश के बाद उसने फिर से बताया कि उसने तलवार झील में फेंक दी है और राजा आथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी मृत्यु हो गई। शैली, बनावट और विशेषताओं के लिहाज से यह तलवार ऐतिहासिक पुस्तकों में दिए गए विवरणों से पूरी तरह मेल खाती थी। संभवतः बेडीवेरे ने इसे उस समय झील में नहीं फेंका था या बाद में किसी ने इसे झील से निकाला होगा और अंततः ये नॉर्वे के शाही परिवार के हाथों में पहुंच गई होगी।
अब ये पौराणिक तलवार आकाश के हाथ में आ गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह तलवार पौराणिक पवित्र तलवार कहलाने के योग्य थी। इसे लोहे को मिट्टी की तरह काटने वाली तलवार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जांघ जितनी मोटी स्टील की डंडी आकाश के एक ही वार में आसानी से कट गई और तलवार पर कोई खरोंच नहीं आई। इस प्रकार इसे स्टील तोड़ने वाली तलवार कहना बिल्कुल उचित था। डॉक्टर जोला ने इसके पदार्थों का अध्ययन किया। ये पृथ्वी पर मौजूद कोई तत्व नहीं था। ये बहुत संभव था कि अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड झील में गिरा हो और जादूगमलिन ने उसे प्राप्त करके उसमें कुछ बदलाव किए हों। इस उल्कापिंड की सामग्री का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली था। तलवार की कठोरता, मजबूती और तीक्ष्णता बहुत अधिक थी, जो वर्तमान में उपलब्ध सभी मिश्र धातुओं से कहीं बेहतर थी। आकाश का अनुमान था कि यह संभवतः वाइब्रानियम और एडमेंटियम मिश्र धातु के समान कोई विशेष धातु है, या शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली। संक्षेप में, आकाश को अप्रत्याशित रूप से प्राप्त किए राजा की तलवार बहुत पसंद आई। ये लोहे को मिट्टी की तरह काटती थी और उपयोग में बेहद सुविधाजनक थी। उड़ने वाले खंजर के अलावा आकाश के शस्त्रागार में एक और ठंडा हथियार था। सितंबर 1942, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। सुबह सुबह सड़क पर चल रहे राहगीरों ने अचानक पाया कि सड़क के किनारे वाली इमारत में एक अतिरिक्त चीनी मार्शल आर्ट स्कूल मौजूद है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह कब प्रकट हुआ। न्यूयॉर्क का चाइनाटाउन मैनहट्टन में था और चीनी मार्शल आर्ट स्कूल भी लगभग सभी मैनहट्टन में ही थे। ब्रुकलिन में हाल ही में खुले इस चीनी मार्शल आर्ट स्कूल ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लोगों में जिज्ञासा, भ्रम, साथ ही दुर्भावना और लालच भी था। यह एक 3 मंजिला अलग इमारत थी जिसका क्षेत्रफल काफी बड़ा था और यह सड़क के करीब थी, जो बहुत महत्वपूर्ण था। अब पूरी इमारत को एक चीनी मार्शल आर्ट स्कूल में बदल दिया गया था, जो मालिक की संपत्ति को दर्शाता था। और ब्रुकलिन में बहुत धनवान चीनी व्यक्ति निस्संदेह कई लोगों की नज़रों में एक अमीर और संभ्रांत व्यक्ति होता था। चीनी लोग चाइनाटाउन में रहना क्यों पसंद करते थे? इसका कारण अमेरिकियों द्वारा चीनी लोगों के साथ किया जाने वाला भेदभाव और दमन था। ब्रुकलिन, जहां न्यूयॉर्क की सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था सबसे खराब थी, वहां स्थिति निस्संदेह अधिक गंभीर होती और कई लोग चुपके से इस जगह पर नजर रखे हुए थे। इस समय चीनी मार्शल आर्ट स्कूल में आकाश प्रशिक्षण कक्ष में फटे पुराने कपड़े और जैकेट पहने कई बलवान पुरुषों से लड़ रहा था। उन कुछ लोगों के कौशल स्पष्ट रूप से आकाश से कहीं बेहतर थे, लेकिन आकाश द्वारा उन्हें हमेशा दबाया जाता था। शक्ति में इस अंतर के कारण वे अपने कौशल का प्रदर्शन करने में पूरी तरह असमर्थ थे। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी ने उसके पेट पर मुक्का मारा, आकाश ने उसे रोका और प्रतिद्वंद्वी के पीछे हटने से पहले ही उसने एक ही मुक्के से उसे जमीन पर गिरा दिया। इस समय मैदान में आकाश के अलावा कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था। अध्याय 9, बूढ़ा बटलर। तुम्हारा कुंग फू ठीक ठाक है, तुम मार्शल आर्ट स्कूल में रह सकते हो। आकाश ने अपने थोड़े अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और जमीन पर लेटे हुए कुछ लोगों से बात की। जब उन्हें पता चला कि वे वहां रुक सकते हैं, तो वे कुछ लोग अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। हुआशिया में पहले आपकी जो भी हैसियत थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से आप इस मार्शल आर्ट स्कूल के प्रशिक्षक हैं। यहाँ आपको मेरे नियमों का पालन करना होगा। इतना कहने के बाद आकाश ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं वो दिन नहीं चाहता जब मुझे खुद किसी को बाहर निकालना पड़े। ये लोग मुक्केबाजी के उस्ताद थे जो युद्ध से बचने के लिए अपने देश से छिपकर अमेरिका आ गए थे। वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे और कुंग फू के अलावा उनके पास कोई विशेष कौशल नहीं था, इसलिए वे बंदरगाहों पर शारीरिक श्रम करके ही अपना जीवन यापन कर सकते थे। अपनी युद्ध कला को बेहतर बनाने के लिए आकाश ने विशेष रूप से मुक्केबाजी के उन उस्तादों के एक समूह की तलाश की जो हाल ही में अमेरिका पहुंचे थे और जीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उनमें से 4 सर्वश्रेष्ठ का चयन किया। आखिरकार भविष्य में वे उसके अधीनस्थ ही होंगे, इसलिए आकाश ने उनसे लड़ते समय संयम बरता। वे लोग तुरंत खड़े हो गए, मुट्ठी जोड़कर आकाश को प्रणाम किया। उनकी आंखों में आदर और कृतज्ञता का भाव था। हमें अपने यहाँ लेने के लिए धन्यवाद गुरुजी। कृपया निश्चिंत रहें गुरुजी, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। उन पुरुषों का जवाब दृढ़ और जोरदार था। ये मुक्केबाज अपने देश में प्रभावशाली माने जाते थे और कुछ हद तक घमंडी भी थे, लेकिन अमेरिका में हाल के अनुभवों ने उन्हें अपना अहंकार और घमंड त्यागने पर मजबूर कर दिया था। इस अराजक दुनिया में वे केवल जीवित रहने और अपना और अपने परिवार का पेट भरने में ही संतुष्ट थे। आकाश ने उनके सबसे कठिन और असहाय समय में उन्हें सहारा दिया था और वे उनके उपकारक थे। मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ता वफादारी और सत्यनिष्ठा को सर्वोपरि मानते हैं। दया की एक बूंद का प्रतिफल भरपूर होना चाहिए। वे लोग आकाश के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए थे और चाहते थे कि वे अपने शरीर का बलिदान देकर उनका ऋण चुका सकें। इसके अलावा मुक्केबाजी के उस्ताद ताकत को सबसे ऊपर मानते हैं। आकाश अपनी कम उम्र के बावजूद उनसे कहीं अधिक ताकतवर था। हालांकि उसकी तकनीक थोड़ी कच्ची थी, लेकिन समय के साथ वह निश्चित रूप से और भी मजबूत हो जाएगा, उस स्तर तक पहुंच जाएगा जिसकी वे प्रशंसा ही करेंगे। भला वे उसके प्रति श्रद्धा से क्यों न भर जाएं। मुक्केबाजी के उस्तादों के भाव देखकर आकाश ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वे ईमानदार लोग थे और निश्चित रूप से उनका उपयोग किया जा सकता था। मार्शल आर्ट स्कूल में कुल 3 मंजिलें हैं। तीसरी मंजिल आकाश का निजी क्षेत्र है और बिना अनुमति के दूसरों को वहां जाने की अनुमति नहीं है। पहली मंजिल पर खुला क्षेत्र है जिसमें मुख्य हॉल, प्रशिक्षण कक्ष, फाइटिंग स्टेज, चेंजिंग रूम और विश्राम क्षेत्र शामिल हैं। दूसरी मंजिल पर बने अतिथि कक्षों में मुक्केबाजी के उस्तादों के ठहरने की व्यवस्था थी। ये जगह उन गंदी जर्जर झुग्गियों से कहीं बेहतर थी जिनमें वे अब तक रह रहे थे। प्रथम गुरुओं ने अपने सामने के विशाल और आरामदायक कमरों को देखा और उनके दिलों में एक अवर्णनीय गर्माहट उमड़ उठी, एक ऐसी तीव्र भावना जिसने उनकी आंखों को थोड़ा लाल कर दिया। न्यूयॉर्क में खुलेआम मार्शल आर्ट स्कूल स्थापित करने में सक्षम होने के कारण आकाश स्वाभाविक रूप से अब अवैध निवासी नहीं रह गया था। पहचान का मुद्दा वास्तव में हल करना बहुत आसान था। हाइड्रा के कई जासूस दुनिया भर के विभिन्न देशों में छिपे हुए हैं, जिनमें से कई उच्च पदों पर आसीन हैं।
नॉर्वे छोड़ने से पहले आकाश ने अपनी असली तस्वीर और फर्जी पहचान भेजी। उन्होंने पहले ही उसके लिए एक नई पहचान तैयार कर ली थी, जिस पर अमेरिकी सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं थी। इसी बीच हाइड्रा के भीतर आकाश ने अपने लिए एक नई पहचान भी बना ली, रेड स्कल का नया सहायक, ख्वाशिया का एक कुंफू मास्टर, जो अमेरिका में एक गुप्त मिशन को पूरा करने के लिए रेड स्कल के साथ सहयोग करेगा। बेशक उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी गई थी। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद आकाश एक ऐसे चीनी उद्योगपति में बदल गए जो युद्ध से बचने के लिए अमेरिका आए थे। उन्होंने ब्रुकलिन में एक पूरी इमारत को ऊंची कीमत पर खरीदा और एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला। रेड स्कल कुछ समय के लिए हाइड्रा की नज़रों से ओझल हो गया। उसके सहायक आकाश ने अस्थायी रूप से हाइड्रा के कामकाज की बागडोर संभाली और दूर से कमान संभाली। बेस के संचालन की देखरेख डॉक्टर जोला और नवनियुक्त गार्ड कैप्टन मेजर जॉन कर रहे थे। रेड स्कल के प्रति श्रद्धा और सम्मान हाइड्रा के हर सदस्य के रग रग में बसा हुआ था। कोई भी उसके आदेशों पर आपत्ति नहीं उठाता था। उनका मिशन अपने नेता रेड स्कल की इच्छा का पालन करना और उसके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना था। आकाश के सफाई के बाद तो असहमति जताने वालों की संख्या और भी कम हो गई थी। रेड स्कल के थोड़े समय के लिए गायब होने से हाइड्रा में कोई अराजकता नहीं फैली। आधार निर्माण और विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही थी और डॉक्टर जोला ने ब्रह्मांडीय घन पर अपने शोध में प्रगति की थी। ट्रेनिंग रूम से बाहर निकलकर आकाश खिड़की के पास रखे सोफे पर जाकर बैठ गया और पास खड़े बूढ़े बटलर द्वारा दिए गए तौलिए को ले लिया। एडी, क्या तुम्हें यहाँ रहने की आदत पड़ रही है? आकाश ने अपने हाथ पोंछे और तौलिया बटलर को दे दिया। आकाश के सामने खड़े बुजुर्ग व्यक्ति गहरे भूरे रंग के सूट में, करीने से कंघी किए हुए सफेद बालों के साथ, सौम्य और दयालु भाव वाले कोई और नहीं बल्कि एडी एल्बर्ट थे, जिन्होंने लिवरपूल में 1 महीने तक आकाश को जर्मन और चित्रकला सिखाई थी। यहाँ बहुत अच्छा है, कमरे का बिस्तर आरामदायक है, बूढ़े एल्बर्ट ने अपनी शांत और सौम्य आवाज में कहा। अमेरिका आने से पहले आकाश को ओल्ड एल्बर्ट की याद आई, जो लिवरपूल में ही रह गए थे। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसे आकाश अपना मित्र मानते थे, उनके बारे में आकाश को अभी भी थोड़ी चिंता थी। जाने से पहले वह सबसे पहले लिवरपूल गए और ओल्ड एल्बर्ट से मिले, जो अभी भी स्क्वायर में लोगों के चित्र बना रहे थे। हालांकि उसके पास आकाश द्वारा दिए गए $10,000 थे, लेकिन एल्बर्ट के जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। एक सस्ते मकान में रहने और बसने के अलावा उसने कुछ संघर्षरत देशवासियों की मदद भी की। वह भी प्रतिदिन चौक पर जाकर लोगों के चित्र बनाता था, लेकिन आजीविका सुरक्षित हो जाने के कारण उसका स्वास्थ्य काफ़ी सुधर गया था। वह अक्सर उस युवक को याद करता था जिसने उसकी मदद की थी और उसे उम्मीद दी थी। जब आकाश दोबारा उनके सामने आया तो बूढ़े एल्बर्ट का हाथ, जो चित्र बना रहा था, अनजाने में कांपने लगा और लगभग चित्र बिगाड़ ही दिया। उस युवक को मुस्कुराते हुए देखकर आमतौर पर शांत रहने वाले बूढ़े एल्बर्ट भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। महाराज, क्या आप अपना चित्र बनवाना चाहेंगे? बूढ़े एल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों नहीं? बूढ़े एल्बर्ट के साथ रहकर आकाश पूरी तरह से निश्चिंत महसूस कर रहा था। उसे भेष बदलने, बचाव करने या साजिश रचने की चिंता नहीं थी। वह कुछ समय के लिए आराम कर सकता था, जीवन का आनंद ले सकता था और प्राचीन यूरोप की सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव कर सकता था। ये भरोसे का ही एहसास होना चाहिए। हालांकि उन्होंने साथ में ज्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी आकाश एल्बर्ट के स्वभाव को समझ गया था। वह अपने काम में गंभीर और सजग, आशावादी और खुले विचारों वाला, दयालु और ईमानदार था, एक सम्मानित बुजुर्ग। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के कारण वह जीवन और मृत्यु को हल्के में लेता था और शांत व संयमित रहता था। आकाश ने उसे केवल एक बार ही अपना संयम खोते देखा था, जब आकाश ने उसका रूप धारण किया था। उस समय बूढ़े एल्बर्ट के जीवन पर सवाल उठाने वाले भाव को याद करके आकाश के होठों पर मुस्कान आ गई। ओल्ड एल्बर्ट ने अपने हाथ में पकड़े काम को पूरा करने के बाद आकाश का चित्र बनाना शुरू किया। एडी, मैं न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? आकाश लकड़ी की कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठा रहा, अपनी मुद्रा बनाए हुए। बूढ़ा एल्बर्ट ब्रश पकड़े हुए ड्राइंग बोर्ड पर रेखाचित्र बना रहा था। ये सुनकर वह रुका, कुछ पल सोचा और फिर बोला, क्या इसमें भोजन और आवास शामिल हैं? आकाश को ओल्ड एडी के कभी कभार आने वाले हास्य विनोद से हमेशा आनंद मिलता था। हालांकि वे आमतौर पर एक गंभीर सज्जन थे, लेकिन उनके कभी कभार के चुटकुले, चाहे वे कितने भी मजेदार क्यों न हो, आकाश को हंसा देते थे। यहीं पर आकाश ने ओल्ड एल्बर्ट को $10 प्रतिदिन की मजदूरी पर काम पर रखा था, जिसमें भोजन और आवास शामिल थे। बिल्कुल, $10 प्रतिदिन, जिसमें भोजन और आवास शामिल है, आकाश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो बधाई हो, आज से आपको एक बेहतरीन बटलर मिल गया है। बूढ़े एल्बर्ट ने अपना ब्रश नीचे रखा, खड़े हुए और शालीनता से झुककर अभिवादन किया। पता चला कि ओल्ड एल्बर्ट का जन्म जर्मनी के पूर्वी प्रशिया क्षेत्र के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही उच्च कोटि की शिक्षा मिली और वे चित्रकला में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एल्बर्ट के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा। वे एक युवा कुलीन स्वामी से एक महान कुलीन व्यक्ति के यहाँ बटलर बन गए। उस कुलीन गुरु की मृत्यु के बाद ही लगभग 40 वर्ष की आयु में एल्बर्ट ने महल छोड़ने और एक कलाकार बनने के अपने सपने को साहपूर्वक पूरा करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक ही जगह घूमते घूमते वे अंततः अपने पुराने पेशे में लौट आएंगे और फिर से एक बटलर बन जाएंगे। हालांकि आकाश की मदद करने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं था। आकाश ने उनसे लगभग सभी कौशल सीख लिए थे और अब उनकी एकमात्र बची हुई ताकत यही थी, आकाश के रसद संबंधी मामलों को संभालने और उनके दैनिक जीवन की देखभाल करने में उनकी मदद करना। हालांकि उनका अपना जीवन काफी उल्लेखनीय माना जा सकता है। उन्होंने एक कुलीन व्यक्ति के विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लिया, दुनिया के उतार चढ़ाव का अनुभव किया, बहादुरी से अपने सपनों का पीछा किया और साथ ही सड़कों पर सोने और सादा भोजन करने की कठिनाइयों को भी सहन किया। शायद आकाश उनके जीवन के दूसरे भाग को और भी शानदार बना दे। अध्याय 10, माफिया। चीनी मार्शल आर्ट स्कूल खुलने के बाद कई दिन बीत गए और मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई नहीं आया।
आकाश चिंतित नहीं था। आकाश प्रतिदिन कई मुक्केबाजी के उस्तादों के साथ अध्ययन और अभ्यास करता था। पूर्व आकाश में ये स्थितियां नहीं थीं। आधुनिक समाज में सच्चे मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ता बहुत दुर्लभ हैं। कई मुक्केबाज उस्तादों को अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ कहा जा सकता है और उनमें से एक को ढूंढना भी आसान नहीं है। ऐसे में आकाश के लिए एक साथ कई मुक्केबाजों को अभ्यास साझेदार के रूप में पाना तो और भी मुश्किल है। व्यवहारिक युद्ध अनुभव के संवर्धन और युद्ध तकनीकों के संचय के साथ आकाश की युद्ध क्षमता में तेजी से सुधार हुआ और आकाश द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति उत्तरोत्तर दुर्जय होती गई। आकाश को देख रहे कई मुक्केबाजों की निगाहें भी धीरे धीरे और अधिक सम्मानजनक होती गईं। आकाश की ताकत और गति की विशेषताएं आम लोगों से कहीं अधिक थीं और उन्होंने विभिन्न युद्ध तकनीकों को मिलाकर दूसरों की ताकत का उपयोग किया और धीरे धीरे अपनी खुद की युद्ध शैली बनाई, जिससे मार्शल आर्ट का एक ऐसा समूह तैयार हुआ जो आकाश के लिए सबसे उपयुक्त था। कई मुक्केबाजी के उस्तादों की मार्शल आर्ट मुख्य रूप से आमने सामने की लड़ाई में माहिर थी। वे कमजोरों के खिलाफ ताकतवरों पर जीत हासिल करते थे और उनकी चालें उत्कृष्ट थीं। हालांकि कॉम्बो ग्रैपलिंग, निहत्था करना और 4 ऑन्स का उपयोग करके 1000 पाउंड के भार को रोकना जैसी कई तकनीकें आकाश के लिए उपयुक्त नहीं थीं और दुश्मनों को मारने की दक्षता अपेक्षाकृत कम थी, जिससे वह बड़ी संख्या में दुश्मनों को जल्दी से घायल या मार नहीं पाता था। आकाश की शारीरिक शक्ति आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। कई मामलों में आकाश को बहुत अधिक तकनीकों की आवश्यकता नहीं थी। सरल और प्रत्यक्ष, खुले और बंद युद्ध क्षेत्र की मार्शल आर्ट वास्तव में आकाश के लिए अधिक उपयुक्त थी। हालांकि आकाश ने मुक्केबाजी के उस्तादों से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि मानव शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला करना, हमला करने और बल लगाने की तकनीकें, चकमा देने और तेजी से चलने के तरीके और कुछ अन्य तकनीकें जो वर्तमान में आकाश के लिए बहुत उपयोगी हैं। आकाश ने कुछ जटिल और उत्कृष्ट चालों को त्याग दिया, उन्हें सरल बनाया, चालों को तीव्र और उग्र बनाया और सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया। आकाश की असाधारण ताकत और गति, जो आम लोगों से कहीं अधिक थी, के बल पर उसने जो शक्ति प्रदर्शित की वह आश्चर्यजनक थी। आकाश की अपनी युद्ध तकनीकों के मूल रूप से परिपक्व हो जाने के बाद आकाश ने कुछ ऐसी तकनीकें भी सीखीं, जैसे कि हाथापाई, निहत्था करना आदि, जिन्हें आकाश ने पहले अस्थायी रूप से छोड़ दिया था। हालांकि आकाश की शारीरिक क्षमता के कारण इस दुनिया में उसका प्रतिद्वंद्वी मिलना मुश्किल था और आकाश को मूल रूप से इन तकनीकों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यह गारंटी देना मुश्किल था कि भविष्य में आकाश का सामना अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से नहीं होगा। अंधाधुंध आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। इसके अलावा मुक्केबाजी के उस्तादों के साथ लगातार सीखने और अभ्यास करने से आकाश को उन दुश्मनों से शांतिपूर्वक निपटने में मदद मिली जो तकनीकों में माहिर थे, ताकि वह कमजोर का इस्तेमाल करके ताकतवर को हराने में उनके हाथों पराजित न हो जाए। उस शाम आकाश ने खाना खाने के बाद प्रशिक्षण जारी नहीं रखा, बल्कि तीसरी मंजिल पर स्थित अपने अध्ययन कक्ष में लौट गए। डेस्क पर रखे एक दस्तावेज को उठाते हुए आकाश ने अपना सिर नीचे किया और पढ़ना शुरू कर दिया। ये स्टीव रोजर्स के बारे में वह जानकारी थी जिसकी जांच के लिए आकाश ने लोगों को भेजा था, जिसमें स्टीव रोजर्स की फाइलें, उनका रिज्यूमे, उनके परिवार और दोस्तों की स्थिति, हाल के अनुभव और वे स्थान शामिल थे जहां स्टीव रोजर्स अक्सर जाते थे। ये सभी जानकारी दस्तावेज में विस्तार से दर्ज की गई थी। स्टीव रोजर्स का जन्म 4 जुलाई 1918 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। स्टीव रोजर्स के पिता 107वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में सैनिक थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस से उनकी मृत्यु हो गई थी। स्टीव रोजर्स की मां एक टीबी वार्ड में नर्स थीं। दुर्भाग्यवश उन्हें भी यह बीमारी हो गई और 1926 में उनका निधन हो गया। स्टीव रोजर्स की मां के निधन के बाद स्टीव रोजर्स एक अनाथालय में चले गए, जहां उनकी मुलाकात उनके इकलौते दोस्त जेम्स बार्न्स से हुई। वयस्क होने के बाद स्टीव रोजर्स ने अनाथालय छोड़ दिया और एक साधारण कर्मचारी बन गया। स्वभाव से दयालु और ईमानदार होने के बावजूद शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण स्टीव रोजर्स को अक्सर तंग किया जाता था। उत्पीड़न का सामना करते हुए स्टीव रोजर्स ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया और हमेशा बहादुरी से मुकाबला किया। हालांकि स्टीव रोजर्स हर बार चोटों से ग्रस्त होते थे, फिर भी स्टीव रोजर्स ने खुद को वैसा ही बनाए रखने पर जोर दिया और कभी भी भागे या पीछे नहीं हटे। दस्तावेज को बंद करते हुए आकाश अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, दस्तावेज में उल्लिखित कुछ स्थितियों को याद करते हुए, और उनकी तुलना आकाश की स्मृति में फिल्म के कथानक से करने लगा। इसी समय अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। अंदर आओ, एडी। आकाश के अलावा तीसरी मंजिल पर केवल ओल्ड एडी ही मौजूद था। दरवाजा धीरे से खोला गया और बूढ़ा एल्बर्ट एक ट्रे लेकर अंदर आया और आकाश के लिए एक कप कॉफी डाली। कॉफी की मनमोहक खुशबू उसकी नाक की नोक पर ठहर गई, जिससे आकाश का मन शांत हो गया। आकाश ने धीरे से एक घूंट लिया और महसूस किया कि सुगंध मधुर, कोमल और नाजुक थी। धन्यवाद एडी, कॉफी बहुत अच्छी है, आकाश ने ईमानदारी से प्रशंसा की। आपकी सेवा करके हमें खुशी हुई। आकाश की प्रशंसा से ओल्ड एडी बहुत संतुष्ट हुआ। बूढ़े एडी ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया और अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गए। आकाश ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। जब से ओल्ड एल्बर्ट ने ओल्ड बटले की भूमिका संभाली थी, तब से उन्होंने पुराने कुलीन तौर तरीकों को अपना लिया था। शिष्टाचार के मामले में वे बहुत सतर्क रहते थे, जिससे आकाश को थोड़ा असहज महसूस होता था। पहले तो बूढ़ा एल्बर्ट हर सुबह अखबार को इस्त्री करके आकाश को पढ़ने के लिए देना चाहता था, लेकिन आकाश द्वारा बूढ़े एल्बर्ट से काफी देर तक बात करने के बाद ही उसने यह आदत छोड़ी। स्टीव अब ब्रुकलिन की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। कारखाने में कई बदमाश अक्सर स्टीव को तंग करते थे। स्टीव, जो कभी हार नहीं मानते थे, अक्सर चोटिल हो जाते थे। ये कारखाना चीनी मार्शल आर्ट स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। हर सुबह और शाम स्टीव काम पर जाते और आते समय चीनी मार्शल आर्ट स्कूल के दरवाजे के पास से गुजरता था। जब भी स्टीव वहां से गुजरता तो वह उत्सुकता से उस विशाल चीनी मार्शल आर्ट स्कूल की ओर देखता। स्टीव पट्टिका पर लिखे चीनी अक्षरों को पहचान नहीं पाया। स्टीव ने सुना था कि यह मार्शल आर्ट सिखाने की जगह है, लेकिन स्टीव के पास सीखने के लिए पैसे नहीं थे। स्टीव की नज़रों में ये चीनी मार्शल आर्ट स्कूल एक बहुत ही रहस्यमय जगह थी।
एक बार स्टीव ने संयोगवश एक दुबले पतले एशियाई व्यक्ति को 2 हटे कट्टे गोरे आदमियों द्वारा लूटे जाते हुए देखा। उस एशियाई व्यक्ति का शरीर मजबूत नहीं था, लेकिन जब वह कार्रवाई करता था तो वह उग्र और फुर्तीला होता था। स्टीव मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन स्टीव के 2 कदम दौड़ने से पहले ही उस एशियाई व्यक्ति ने उन 2 बड़े गोरे आदमियों को जमीन पर गिरा दिया था। कुछ दिनों बाद स्टीव की मुलाकात फिर से उस अद्भुत एशियाई व्यक्ति से हुई, और उस समय वह एशियाई व्यक्ति अभी एक चीनी मार्शल आर्ट स्कूल से बाहर आ रहा था। इससे इस चीनी मार्शल आर्ट स्कूल के रहस्य में एक और परत जुड़ गई और स्टीव की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उस शाम काम खत्म होने के बाद स्टीव फिर से यहाँ से गुजरा। आज चीनी मार्शल आर्ट स्कूल कुछ असामान्य सा लग रहा था। उस जगह पर एक अजीब सा माहौल छाया हुआ था और स्टीव खुद को अपनी चाल धीमी करने से रोक नहीं पाया। चीनी मार्शल आर्ट स्कूल में आकाश सोफे पर बैठकर कॉफी पी रहा था। बूढ़ा बटलर एल्बर्ट अभी भी एक कड़े सूट में खड़ा था और चारों मुक्केबाज उस्ताद चुपचाप नीचे खड़े थे। आखिरकार कोई चारा नहीं था। उम्मीद से कुछ दिन बाद ही हुआ। आकाश ने कप नीचे रखा और खिड़की से सामने वाली गली में पड़ रही परछाइयों को देखा। वहां अंधेरे में कई द्वेषपूर्ण निगाहें चमक रही थीं। दुबले पतले शरीर वाले हुआन क्वान ने कहा, स्कूल के मास्टर, ये मैड डॉग जॉनी के लोग हैं। पिछली बार मैंने जिन 2 लड़कों को सबक सिखाया था वे भी यही हैं। इन्हें एक कदम भी मत दिया, ये कूदने के लिए बेताब हो गए। लालच में अंधे हुए मूर्खों का झुंड है। आह्वान, जाओ दरवाजा खोलो, आकाश ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। आकाश को काफी समय से पता था कि कोई छुपकर जासूसी कर रहा है, इसलिए उसने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। हुआन क्वान को घास पीटने और सांप को डराने के लिए भेजा और साथ ही जानबूझकर स्टीव के सामने अच्छा प्रदर्शन किया। आकाश के बोलते ही चाइनीज मार्शल आर्ट स्कूल के गेट पर जोरदार दस्तक हुई। जैसे ही हुआन क्वान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, 1 दर्जन से अधिक तगड़े गोरे आदमी लाठियों के साथ अंदर घुस आए। भीड़ में एक रास्ता बना और सूट टॉप हैट पहने और एक पागल और अभिमानी चेहरे वाला एक छोटा मोटा गोरा आदमी धीरे धीरे अंदर चला आया। ये ब्रुकलिन के माफिया सरगनाओं में से एक था, जिसका नाम मैड डॉग जॉनी था। घटनास्थल का जायजा लेते हुए जॉनी ने पाया कि वहां कुछ ही एशियाई पुरुष थे जो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे और एक बूढ़ा गोरा आदमी था जो जवान नहीं था। यह महसूस करते हुए कि जॉनी ने पूरी स्थिति को संभाल लिया है, जॉनी सोफे की ओर बढ़ा और बैठने के लिए तैयार हो गया। क्या मैंने तुम्हें बैठने दिया? आकाश, जो शुरू से अंत तक सोफे पर शांति से बैठा था, अचानक बोला। जॉनी की आकृति कुछ देर के लिए ठहर गई। माफिया सरगना और ब्रुकलिन के भूमिगत संगठन के नियंत्रकों में से एक होने के नाते जॉनी, जो अहंकारी और निरंकुश होने का आदी था, ने महसूस किया कि उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है। क्रोधित जॉनी ने सोफे पर बैठे आकाश को घूर कर देखा। बच्चे, लगता है अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ का मुखिया कौन है। उसे बुलाओ। जैसी आपकी इच्छा। आकाश ने हाथ हिलाया और हुआन क्वान और अन्य 3 ने लाठियां लहराते हुए दौड़कर आए माफिया गुंडों का अभिवादन किया। जैसे कोई बाघ भीड़ों के झुंड में घुस जाता है, वैसे ही चारों के तेज मुक्कों और लातों के नीचे कोई भी दुश्मन एक भी वार झेल नहीं सका। एक ही पल में 1 दर्जन से अधिक बदमाश जमीन पर पड़े हुए थे। वहां अचानक सन्नाटा छा गया, केवल बदमाशों की दर्द भरी कराहें ही सुनाई दे रही थीं। इस समय जॉनी का चेहरा और भी बदतर दिख रहा था। आपने बताया कि यहाँ का मुखिया कौन है? आकाश ने धीमी आवाज में जॉनी की आंखों में देखते हुए पूछा। हा, चीनी मार्शल आर्ट वाकई शक्तिशाली हैं। दुर्भाग्य से ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ हम इसका इस्तेमाल ये तय करने के लिए करेंगे कि कौन सत्ता में है। जॉनी के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और वह हंसते हुए एक पिस्तौल निकालकर आकाश पर बेरहमी से तान दी। जमीन पर पड़े बदमाशों में से कुछ ने पिस्तौलें निकालकर धीरे धीरे उठते हुए हुआन क्वान और अन्य 3 लोगों की ओर तान दी। ऐसा लग रहा था कि स्थिति एक बार फिर जॉनी के पक्ष के हाथ में आ गई है। अध्याय 11, प्रशिक्षु स्टीव। बंदूकें मेरे पास भी हैं। आकाश के बोलने से पहले ही 2 पिस्तौलें उसके हाथों में आ गईं। उसके सामने खड़े लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही आकाश ने दोनों पिस्तौलों से लगातार गोलियां चला दी। बैंग 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 बैंग, गोलियों की एक तेज और तीखी बौछार गूंजी, संक्षिप्त और तीखी। जॉनी के पक्ष के सभी हथियारबंद लोग दर्द से कराहते हुए अपनी बाहों को पकड़े खड़े रह गए। उनकी बंदूकें जमीन पर गिर पड़ीं। पल भर में ही स्थिति एक बार फिर उलट गई। आकाश ने पिस्तौलें, जिनकी नालों से अभी भी सफेद धुएं की हल्की फुहारें निकल रही थीं, लापरवाही से अपने सामने रखी कॉफी टेबल पर रख दी। उसने जॉनी की ओर देखा, जो अपना हाथ पकड़े हुए था और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। लगता है यहाँ अभी भी सारे फैसले में ही ले रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? आकाश ने मजाकिया अंदाज में पूछा। हाँ, जॉनी की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। धिक्कार है, वह आदमी मार्शल आर्टिस्ट होने का दावा करता था तो उसकी निशानेबाजी इतनी भयानक कैसे थी? उसके सभी आदमियों के मारे जाने से पहले उसने ठीक से देखा भी नहीं था कि क्या हुआ था। कॉफी टेबल पर रखी पिस्तौलों पर तिरछी नजर डालते हुए जॉनी आकाश से पूरी तरह से भयभीत होकर और कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो फिर आप जा सकते हैं, मैं आपको छोड़ने नहीं आऊंगा, आकाश ने हाथ हिलाते हुए कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि जॉनी को उम्मीद नहीं थी कि आकाश उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा, इसलिए वह एक पल के लिए रुका, फिर अचानक होश में आया और जल्दी से अपने आदमियों को भागने का संकेत दिया। गुरुजी, क्या हम इन्हें यूं ही जाने देंगे? जब उन्हें बंदूक की नोक पर रखा गया था तब हुआन क्वान और बाकी लोग पसीने से तरबतर हो गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं डरा था। आकाश उनके प्रदर्शन से काफी संतुष्ट था। आकाश हुआन क्वान की बात समझ गया था, उन्हें डर था कि कहीं वो आदमी बदला लेने के लिए वापस न आ जाएं। अभी समय नहीं आया है। आकाश ने ओल्ड एल्बर्ट द्वारा डाली गई कॉफी उठाई और एक हल्का सा घूंट लिया। आकाश के अलावा बूढ़ा एल्बर्ट कमरे में सबसे शांत व्यक्ति था।
जॉनी द्वारा बंदूक निकालने पर 2 बार आकाश को रोकने के लिए आगे बढ़ने के अलावा, हालांकि आकाश ने उसे रोक दिया, वह पूरे समय चुपचाप आकाश के पीछे खड़ा रहा और कॉफी पॉट पकड़े रहा। मार्शल आर्ट्स जिम के बाहर स्टीव ने देखा कि गुंडों का एक समूह अंदर घुस गया। अंदर मौजूद लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित स्टीव पुलिस को फोन करने ही वाला था कि तभी अफरा तफरी और लड़ाई के बाद अचानक सन्नाटा छा गया। स्टीव थोड़ा असमंजस में था, तभी अचानक गोलियों की बौछार सुनाई दी। उसके चेहरे के भाव बदल गए, उसे लगा कि गुंडों ने गोली चलाकर किसी को मार दिया है। जल्द ही समूह अव्यवस्थित रूप से पीछे हट गया और तेजी से घटनास्थल से भाग गया। स्टीव घबराहट से धड़कता हुआ दिल लिए जिम की ओर भागा और उस दरवाजे पर हाथ रखा जो उसे हमेशा रहस्यमय लगता था। थोड़ा खुला हुआ दरवाजा आसानी से खुल गया। ऐसा लग रहा था कि वे इतनी जल्दी में थे कि घटनास्थल का दरवाजा बंद करना भी भूल गए थे। स्टीव की आशंका और भी प्रबल हो गई। स्टीव बेचैनी और असमंजस से भरा हुआ, तरह तरह के हालातों की कल्पना करते हुए, जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, एकदम जम गया। वहां न तो लाशें बिखरी थीं, न ही खून नदी की तरह बह रहा था। कमरे में मौजूद सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित थे, सोफे के चारों ओर इकट्ठा होकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर वे सब एक साथ मुड़े और अजीब भावों से उसकी ओर देखने लगे। प्रवेश द्वार के पास फर्श पर बिखरे खून के धब्बों पर नजर डालते ही स्टीव को एहसास हुआ कि उसने शायद गलती कर दी है। माफिया के सदस्य अपराध स्थल से भागने की जल्दी में नहीं थे, बल्कि उनसे पहले आए लोगों ने उन्हें पीट पीट कर भागने पर मजबूर कर दिया था। यह महसूस करते ही स्टीव आकाश और बाकी लोगों की निगाहों के सामने शर्मा गया। मैंने अभी देखा कि दरवाजा खुला था। स्टीव को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे समझाए। वह किसी के घर में जबरदस्ती घुस गया था और वह ये भी नहीं कह सकता था कि उसे लगता है कि वे सब मारे गए हैं। एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव काफी बदल गए। अंदर आ जाओ। आकाश ने दरवाजे पर खड़े दुबले पतले व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी, फिर भी उसके भीतर छिपी दयालुता और ईमानदारी साफ झलक रही थी। कोई और होता तो इस झंझट में कभी शामिल नहीं होता और दूर ही रहता। आपने उस समूह को अंदर जाते देखा, फिर गोलियों की आवाज़ सुनी और आपको चिंता हुई कि कहीं हमारे साथ कुछ हो न गया हो, है ना? आकाश ने स्टीव को सच बताने में मदद की। जी हाँ महोदय। स्टीव को राहत महसूस हुई और उसने आकाश को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। इधर आओ और बैठो। एडी, उसके लिए एक कप ला दो, आकाश ने आमंत्रित किया। स्टीव को समझ नहीं आ रहा था कि वह रुके या जाए, इसलिए वह अंदर चला गया। अब जाकर उसे इस रहस्यमय मार्शल आर्ट जिम को ठीक से देखने का मौका मिला। अलग से बने ट्रेनिंग रूम में मोटी चटाइयां बिछी थीं, हॉल के कोने में एक छोटा सा रिंग था और विशाल हॉल में लकड़ी का फर्श बिछा था। दीवार के किनारे कई हथियार रखने के रैक करीने से लगे थे, जिनमें तरह तरह के छोटे बड़े हथियार रखे थे, जिनमें से ज्यादातर स्टीव ने पहले कभी नहीं देखे थे। खिड़की के पास केवल सोफे का एक सेट और एक कॉफी टेबल थी। जिम का पूरा लेआउट बहुत ही सरल और साफ सुथरा था, उसमें वह भव्यता नहीं थी जिसकी स्टीव ने कल्पना की थी। स्टीव काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर आखिरकार आकाश के सामने बैठ गया। सफेद बालों वाले बूढ़े बटलर ने उसे एक कप कॉफी दी और फिर माफिया द्वारा अस्त व्यस्त किए गए हॉल को साफ करने के लिए दूसरों के साथ चला गया।